हेलो नमस्कार वेदना चैनल में आपका स्वागत। हम आपको बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी देने वाले हैं अतिथि शिक्षकों के नियमितीकरण को लेकर। अतिथि शिक्षकों के हित में जल्द ही कोई पॉलिसी बनेगी, ऐसा कहना है शासन का और अतिथि शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष का। इनका कहना है कि शासन के साथ बात चल रही है अतिथि शिक्षकों के हित में नीति बनाने को लेकर। तो शासन भी आश्वासन दे रहा है कि अतिथि शिक्षकों के हित में नीति बनाई जाएगी। बहुत से पद खाली पड़े हुए, लेकिन अतिथि शिक्षकों की नियुक्ति अभी भी नहीं हो पा रही। इसको लेकर ही बात की जा रही कि जल्दी अतिथि शिक्षकों की नियुक्ति कर ली जाए और अतिथि शिक्षकों की समस्याओं का समाधान कर दिया जाए। क्या कहना है सुनील से परिहार जी का अतिथि शिक्षकों की नियुक्ति को लेकर और नियमितीकरण को लेकर, और क्या योजना बनाया जा रही है नियमितीकरण को लेकर। अब वीडियो में बने रहें, वीडियो पूरा देखें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना से अपडेट पाने के लिए। पूरी हो चुकी हैं, उसके बाद भी हमारे बहुत से अनुभवी अतिथि शिक्षक साथी परेशान हैं और उनकी ज्वाइनिंग अभी तक नहीं हो पाई है। आज भी बहुत सारे पद खाली हैं, लेकिन अभी 2-3 दिन पहले हमने चर्चा की थी और अब डीपीआई का कहना यह था कि अब हम कोई काउंसलिंग नहीं करेंगे। साथियों, चूंकि आज भी बहुत से पद रिक्त हैं और उन रिक्त पदों पर बहुत से अतिथि शिक्षक साथी ज्वाइन हो सकते हैं, आप सभी साथियों की ओर से हम मंगलवार और बुधवार 2 दिन मैं खुद व्यक्तिगत रूप से भोपाल रहूंगा और भोपाल रहकर आप सबके हित में जो भी हो सकता है उसके लिए हम प्रयास करेंगे। हम लगातार आप सभी के हित में काम कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं कि मंत्री जी के साथ बैठकर अतिथि शिक्षकों के लिए स्थायी नीति बने। और जब तक हमारे हित में नीति नहीं बनेगी, अतिथि शिक्षकों का कभी भी भला नहीं होगा। अतिथि विद्वान भी अभी उनको भी सिर्फ 5 साल का अनुभव दिया गया है, वो भी 10 साल के अनुभव की मांग कर रहे हैं। और हम भी सरकार से चाहते हैं कि अतिथि शिक्षकों को 10 साल का अनुभव दिया जाए। कुछ लोग बहुत परेशान रहते हैं कि आप लोग कुछ भी जानकारी देते हैं। मैं आपको बता दूं कि हमने जो भी वास्तविकता होती है वही बताते हैं और जो धरातल पे काम करते हैं वही बताते हैं। 10 अंक जुड़ने की जो बात थी, 10 अंक जुड़ने के लिए हमने प्रयास किया। आज भी 10 अंक ना जुड़ने की तकलीफ हमें भी है और लगातार उस मुद्दे को हम उठा भी रहे हैं, क्योंकि हम सिर्फ एक माध्यम है, संगठन के पदाधिकारी सिर्फ एक माध्यम है। हम अपनी समस्याओं को, सभी अतिथि शिक्षकों की जो समस्याएं होती हैं उनको संगठन के माध्यम से सरकार तक पहुंचाते हैं और हमारे हित में निर्णय चूंकि सरकार करती है। बहुत सारी चीजें ऐसी हैं कि बार बार आवेदन निवेदन के बाद भी नहीं हो पाती। उसमें ऐसा नहीं है कि दोषी हम हैं या आप हैं। प्रयास करेंगे, निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। आज नहीं मिला, अतिथि विद्वानों के भी पदाधिकारियों से चर्चा हुई, उन्होंने भी कहा कि हम 10 साल की अनुभव की मांग कर रहे हैं, उनको भी मिले। और जो नीति बनी है उसके लिए भी हमने उनसे राय ली थी। महिला प्रसूति अवकाश, कर्मचारी बीमा, OL, CL, ये सारी जो सुविधाएं उनको मिल रही हैं, कहीं ना कहीं उन सब ने अच्छा प्रयास किया था। और जब हमारे हित में पॉलिसी बनेगी तो ये सारी चीजें उसमें जुड़ेंगी। अभी हमने अतिथि शिक्षकों की दुर्दशा को भी अपने स्तर से मीडिया के माध्यम से उठाने का प्रयास किया। प्रसूति अवकाश एक बहुत बड़ा मुद्दा है, क्योंकि लगभग अतिथि शिक्षकों में भी आधे पदों पर हमारी बहनें काम करती हैं। यानी यदि आज 80,000 अतिथि शिक्षकों की भर्ती हुई है तो कम से कम 40,000 बहनें हमारे साथ में काम करती हैं। और उन बहनों को निश्चित रूप से महिला प्रसूति अवकाश मिलना चाहिए। अतिथि विद्वानों को भी 3 महीने का वेतन मिलता है, 3 महीने का नहीं मिलता, ऐसा उनके में है। लेकिन हमने आग्रह किया था कि जो बहनें गर्भवती हैं वो पढ़ाते हुए वीडियो या एक छोटा सा 1 या 2 मिनट का वीडियो बनाकर हमको दें, ताकि मीडिया उस मुद्दे को दमदारी से उठा सके। जब मीडिया उस मुद्दे को उठाएगी तो हमारी पीड़ा भी तो उसमें झलकना चाहिए। लेकिन किसी ने भी वीडियो नहीं दिया, कोई भी मीडिया के सामने बोलने तैयार नहीं है। भाई, हम अपने हक के लिए यदि नहीं लड़ेंगे तो फिर कैसे काम चलेगा। आज भी बहुत सारे साथी योग्यता अपडेट करने के लिए बहुत परेशान है और निश्चित रूप से जो वर्षों से काम कर रहे थे, किसी के अनुभव के अंक जोड़ने में विसंगति है, किसी साथी ने योग्यता जुड़वाने के लिए यदि कोई पोर्टल से रिलीव हो गया था, ऐसे साथियों की समस्याओं का समाधान होना चाहिए। और निश्चित रूप से मंगलवार को हम आयुक्त मैडम से, प्रमुख सचिव महोदय से और संभव हुआ तो शिक्षा मंत्री जी से भी चर्चा करेंगे। उनसे आग्रह करेंगे कि ये जो छोटी छोटी समस्या है इनको आसानी से दूर किया जा सकता है।
इसके लिए बार बार लोगों को डीपीआई के चक्कर लगाने की जरूरत क्यों पड़ रही है? हम भी कई बार लिख चुके हैं कि भाई योग्यता जोड़ने के लिए, अनुभव के अंक जोड़ने के लिए, पात्रता जोड़ने के लिए, डिग्री जोड़ने के लिए 1-2 दिन के लिए आप पोर्टल खोल दें और या फिर जो समस्याएं आपके पास पहुंची हैं उन समस्याओं का समाधान आप खुद कर दें, ताकि बार बार जो विसंगतियां आ रही हैं ये सारी की सारी जो विसंगतियां समाप्त हो जाएं। आप सभी साथी चिंता न करें, मंगलवार को एक बार फिर आपकी योग्यता अपडेट करने के लिए हम पोर्टल खुलवाने या फिर डीपीआई स्तर से आपकी समस्याओं का समाधान करवाने के लिए बात रखेंगे। दूसरा, मानव अधिकार आयोग में भी हम महिला प्रसूति अवकाश के संबंध में बात रखेंगे, उनसे चर्चा करेंगे और ज़रूरत पड़ी तो कुछ साथियों ने संपर्क किया है कि हम कोर्ट के माध्यम से भी ये पॉलिसी बनवा सकते हैं। उसमें यदि कुछ बहनें तैयार हैं, 1-2 लोगों के फ़ोन मेरे पास आए थे, उन्होंने मुझसे चर्चा की थी कि सर हम लोग कोर्ट जाने के लिए भी तैयार हैं। तो यदि 5-7 लोग, 10 लोग आप इस तरीके से तैयार हो जाते हैं, तो 8-10 लोग मिलकर आप कोर्ट से भी महिला प्रसूति अवकाश की जो पॉलिसी है अपने पक्ष में अपन उसको बनवा सकते हैं। महापंचायत की घोषणा के चांस अभी तो नहीं दिख रहे, क्योंकि सरकार इस बारे में कोई भी निर्णय अभी नहीं ले रही। हालांकि सरकार की घोषणा थी, सरकार को पूरा करना चाहिए और सरकार ने हमारी हित में जो घोषणाएं की थी उनके आदेश नहीं किए, उनको पूरा नहीं किए। विधानसभा का जो सत्र अभी चलने वाला है 16 दिसंबर से, मध्य प्रदेश के एक-एक जिले में, मध्य प्रदेश के हर विधानसभा में अतिथि शिक्षक साथी मौजूद हैं। आप सभी अपने अपने विधायकों से, अपने अपने मंत्रियों से, सत्ता पक्ष के हों या विपक्ष के हों, सभी से आप लोग चर्चा करें, सभी से आप लोग चर्चा करके उनको बताएं कि आपकी सरकार की घोषणा थी। यदि कांग्रेस पार्टी के विधायकों से आप मिल रहे हैं तो उनको बताएं कि बीजेपी की जो सरकार है कि पूर्व मुख्यमंत्री जी ने कई घोषणाएं की थी, उनके आदेश आज तक जारी नहीं हुए। आप विधानसभा में सरकार से पूछें कि क्या आपकी घोषणाएं झूठी थी, क्या मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री ने जो घोषणाएं की थी वो पूरी होंगी या नहीं होंगी। यदि नहीं होंगी तो फिर ऐसे झूठे वादे आप किस कर्मचारी वर्ग से क्यों करते हो। निश्चित रूप से विपक्ष दमदारी से अतिथि शिक्षकों का मुद्दा उठाएगा और मैं समझता हूं कि हम सभी मिलकर सत्ता पक्ष के लोगों से भी चर्चा करें, वो भी इस मुद्दे को उठाएंगे और अतिथि शिक्षक अपने अपने विधायकों से, अपने अपने मंत्रियों से इस संबंध में चर्चा करें। निश्चित रूप से जब विधानसभा में अतिथि शिक्षकों का मुद्दा दमदारी से उठेगा, अतिथि शिक्षक की जो पॉलिसी है वो निश्चित रूप से बनेगी। ई-केवाईसी की समस्या भी बहुत सारे लोगों की आ रही है। आप लोगों की जानकारी जो टेक्निकल टीम है उनको मैंने दे दी थी, फिर भी अभी भी आप लोगों की समस्याओं का समाधान नहीं हुआ। तो मंगलवार को और बुधवार को आप लोगों की समस्याओं के संबंध में भी हम चर्चा करेंगे। वही शॉर्ट टर्म वालों की स्थान पर तो इन्होंने काउंसलिंग करवा दी। यदि आपका पद खाली है, आप शॉर्ट टर्म में कार्यरत थे, तो आपको यदि यथावत ज्वाइनिंग नहीं मिली, आप सभी को मैंने कहा था कि आप लोग कोर्ट में याचिका लगाएं। अभी 9 लोगों ने याचिका लगाई है, संभवतः सोमवार या मंगलवार को उसका आदेश भी आ जाएगा। और आप लोग चाहें तो जो शॉर्ट टर्म वाले हैं या तकनीकी कारण से जिनकी ज्वाइनिंग नहीं हो पाई थी, अप्रैल तक का आपका पेमेंट हुआ है, आज भी आपका पद खाली है, यानी स्थायी शिक्षक नहीं आया, भले अतिथि शिक्षक को काउंसलिंग करवा दी हो, उस स्थिति में भी आप कोर्ट केस लगा सकते हैं और आप निश्चित रूप से कोर्ट केस करें, आपको यथावत ज्वाइनिंग मिलेगी। शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म, क्योंकि पहले ऐसा कुछ भी आदेश में नहीं था कि उसमें डीपीआई का भी कहना था, कोर्ट का भी कहना था कि जो अतिथि शिक्षक काम कर रहे हैं उनका पद खाली है तो पुराना व्यक्ति ही काम करेगा, नया व्यक्ति काम उस अतिथि शिक्षक को आप अतिथि शिक्षक से रिप्लेस नहीं कर सकते। दुर्गेश त्रिवेदी जी, अभी ये सिर्फ चर्चा चल रही है कि एक आखिरी जो भर्ती है वो ऑफलाइन कर दी जाए, लेकिन उस ऑफलाइन की जो भर्ती है उस पर अभी असमंजस है। ऑफलाइन भर्ती पर बहुत सारे लोग तैयार नहीं है, क्योंकि अभी तक की जो भर्ती हुई है उसमें मेरिट बहुत हाई गई है और ऑफलाइन भर्ती होती है तो फिर से फर्जीवाड़े की संभावना ज़्यादा है, इसलिए कुछ लोग उसमें सहमत नहीं है। अधिकारियों में अभी इस पर स्थिति स्पष्ट हो नहीं पा रही है। वैसे हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। आशुतोष जी, बिल्कुल आप सही कह रहे हो कि गुप्ता जी ने कहा है कि ऑफलाइन काउंसलिंग होगी। मैंने भी आपको कहा था कि जो तीसरी काउंसलिंग होना थी, तीसरी काउंसलिंग के समय भी ये प्रश्न डीपीआई में आया था। आयुक्त मैडम ने तीसरी काउंसलिंग को ही ऑफलाइन करने का बोला था, लेकिन अधिकारियों में आपस में तालमेल नहीं बन पाया और फाइनली हमने आग्रह किया कि एक बार और आप ऑनलाइन ही करें, तो ऑनलाइन उन्होंने किया। अब ऑफलाइन हो भी सकती है और ऐसा नहीं है नहीं भी हो सकती, क्योंकि अब तो उन्होंने कह दिया कि अब हम कोई भर्ती नहीं करेंगे, यानी ऑनलाइन भर्ती तो मुश्किल है, यदि होगी तो ऑफलाइन भर्ती हो सकती है। यदि कोर्ट केस का आदेश हो गया, ज्वाइनिंग नहीं हुई, तो बिल्कुल आप कंटेम्प्ट लगाइए। कौन से वकील से आपने केस लगाया था उनके माध्यम से आप कंटेम्प्ट लगा दीजिए। आप उनको बताइए कि अभी भी ज्वाइनिंग नहीं दे रहे, भाई कोर्ट आपको यथावत ज्वाइनिंग दिलवा देगा। स्कूल जाना बंद कर दें, क्यों भाई? यदि कोई तकलीफ है तो बात अलग है, वो जानबूझ के आपको स्कूल जाना बंद करना है, उससे कोई फायदा हो तो कर दो। मैं भी चाह रहा हूँ कि स्कूल जाना बंद कर दूं। हाँ, बिल्कुल सही है। चौथी काउंसलिंग से पहले
अतिथि शिक्षक के जो रिक्त पद हैं वो पोर्टल पर प्रदर्शित होना चाहिए। इस बात को हम ध्यान रखेंगे और इस पर भी चर्चा करेंगे। सुप्रीम कोर्ट के लिए क्या करना चाहिए और कितने पैसे लगेंगे। आप अभी 5 सदस्यीय कोर्ट केस के लिए समिति बनाई है सुप्रीम कोर्ट के लिए। उसमें अफसार खान जी मंदसौर हैं, एक अखिलेश मिश्रा जी हैं और भी 3-4 लोग उसमें शामिल हैं जो कोर्ट के एक्सपर्ट हैं। और भी यदि कोई कोर्ट के एक्सपर्ट हैं तो वो भी संपर्क करें। आप लोगों को भी उसमें जोड़ देंगे, 5 की जगह 10 लोगों की समिति बना देंगे। उनको हमने बोला है कि आप लोग आपस में चर्चा करें, चर्चा करने के बाद आप बताएं कि किस आधार पर हम जीतेंगे और किस वकील के माध्यम से केस लगाना है। तो जैसे ही उनकी रिपोर्ट आती है 1-2 दिन में आपको सुप्रीम कोर्ट के बारे में भी हम बताएंगे। 3 बार स्कूल अलॉट हो चुका है और एक भी बार आपको ज्वाइनिंग नहीं मिली। निश्चित रूप से गलती डीपीआई की है। और मेरिट में होने के बाद भी यदि आपको स्कूल नहीं मिला, 3 बार काउंसलिंग की, तीनों बार मेरिट में आए और उसके बाद भी आपको स्कूल नहीं मिला, तो ये बहुत बड़ी डीपीआई की गलती है कि ऐसे पदों पर काउंसलिंग करवाई क्यों। ऐसे पद आपको अलॉट करना ही नहीं था। जहां पर पद खाली नहीं है या स्थायी शिक्षक काम कर रहा है या अतिथि शिक्षक काम कर रहा है, ऐसे में तो आपका पूरा सत्र खराब हो जाएगा। आपको एक आवेदन लिख के भेजना चाहिए, डीपीआई में जाके आपको बताना चाहिए कि, और उस पर आपत्ति लगाना चाहिए कि आप स्कूल अलॉट करो हमको। बार बार यही थोड़ी करते रहेंगे। मेरिट में आने के बाद भी गलत जगह आपको यदि स्कूल दे रहे हैं और ज्वाइनिंग नहीं हो पा रही है, तो निश्चित रूप से डीपीआई की गलती है। विगत सत्र कार्य किया था, कोई भी विगत सत्र आपने काम किया है, किसी भी कारण से आपकी ज्वाइनिंग नहीं हो पाई है, आप अब बार बार डीपीआई के चक्कर न लगाते हुए कोर्ट का सहारा लें। कोर्ट में आप अभी जो याचिका लगी है तो उसमें शामिल हो जाएं या फिर अलग से लगा दें, और कोर्ट केस के माध्यम से आप बिल्कुल यथावत आपको ज्वाइनिंग मिलेगी, ऐसी उम्मीद हम करते हैं।